आखिर अम्मा ने कुछ सोचते हुए उससे कहा, बरिया तुम्हें मेरी दोस्त माहिरा तो याद होगी ना? शादी के बाद वह मुल्क से बाहर चली गई थी। खैर वो अब तो इस दुनिया में नहीं रही। इसकी बेटी मुझसे मिलने आई थी। वह काइनोलॉजिस्ट की हैसियत से काम कर रही है। बहुत ही अच्छी, खुश अखलाक, नेक, शरीफ और हाफिज कुरान भी है। तुम मिलकर उससे बहुत खुश होगी। डॉक्टर कायनात से मिलकर बरिया मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। बरिया को लेकर मुआयना रूम में चले गई। फिर कुछ टेस्ट लिख कर दिए और हंसकर बोली, आंटी आपका तजुर्बा बिल्कुल सही बोल रहा था। मुबारक हो, बरिया प्रेग्नेंट है। टेस्ट की रिपोर्ट से और कंफर्म हो जाएगा। बरिया को भी बहुत खुशी महसूस हो रही थी, मगर पता नहीं क्यों दिल मुरझाया हुआ लग रहा था और वह अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। आंटी उसके खाने पीने का खास ख्याल रखिएगा, बहुत कमजोर हो रही है बरिया। माँ के पांव तो खुशी से जमीन पर नहीं टिक रहे थे, मगर उन्होंने तंबिया की, देखो ये बात अभी भी किसी को मत बताना सिवाय शम्स और सास के, वरना नजर लग जाती है। उफ अम्मा, ये नजर क्या भला है, जान नहीं छोड़ती। हजारों औरतें रोजाना माँ बनती है माँ, फिर कैसी नजर, कैसी भला? मैं कोई दुनिया की पहली औरत थोड़ी ना हूँ। बेटा नजर लगना हदीस से साबित है। हासिदों, जलने वालों और किसी को खुश ना देखने वालों की नजर लग जाती है। 2-4 महीने की तो बात है, बगैर बताए सबको पता चल जाएगा। शम्स एयरपोर्ट से सीधा ससुराल आया। खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। बस नहीं था उसका कि सास ससुर के सामने ही बरिया को गले लगा ले। जो ही दोनों कमरे में आए उसने बरिया को गोद में उठा लिया और कहने लगा, मुबारक हो। वह खुश होकर बोला, यार इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने शेयर नहीं की। ये तो मुझे आंटी ने बताया। असल में कमजोरी की वजह से मेरी फोन करने की हिम्मत ही नहीं हुई शम्स। वह तो तुम्हारी शक्ल से भी लग रहा है, लेकिन यार 1 माह में तुम्हारा वजन काफी बढ़ नहीं गया? बाप रे बाप, लगता है 9 माह बाद तुम किसी जिन का बच्चा पैदा करोगी। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो यार? तुम्हारा मियाँ किसी जिन से कम है क्या? मैं किसी जिन से कम लगता हूँ तुम्हें? बताओ जरा बरिया। बरिया अपने शौहर के साथ ही घर वापस जाना चाह रही थी, मगर उसने मना कर दिया। देखो जब तक ममा नहीं आ जाती तुम यहीं रहोगी। सुबह ऑफिस में चला जाऊंगा, तुम तो घर में फिर अकेली रहोगी और मेरा काम में दिल नहीं लगेगा। यहाँ कम से कम आंटी अंकल तो है ना, मगर आपको खाने पीने की तकलीफ होगी शम्स। एक काम कीजिए ना, आप भी यहीं रुक जाइए शम्स, यहीं पर रह लीजिए। कौन सा किसी को मालूम पड़ना है? नहीं, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं हर फन मौला हूँ। मेरे लिए नाश्ता करना कोई मुश्किल थोड़ी ना है मेरी बच्चान, तुम फिक्र मत करो। दोपहर ऑफिस में लंच और रात डिनर तुम्हारे साथ। कैसा लगेगा बताओ जरा? मगर एक मसला होगा। वह क्या? जल्दी से बताओ शम्स, क्या मसला है? तेरी जुल्फों के बिना नींद नहीं आएगी यार। दिन गुजर जाएगा मगर शब हमें तड़पाएगी। बरिया को यह सुनकर हंसी आ गई। बरिया का वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा था और कमजोरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि हैरतअंगेज तौर पर उसकी खुराक बहुत बढ़ गई थी। दिन भर खाने के बावजूद उसको भूख लगती रहती थी। बरिया भी इस बात से हैरान थी कि आखिर उसे इतनी भूख क्यों लग रही है। इतनी ज्यादा भूख तो उसे कभी जिंदगी में नहीं लगी, फिर अचानक उसे इतनी भूख कैसे लगने लग गई है? वो भी हैरान थी और परेशान भी। शम्स रोजाना 11 बजे तक खाना खाकर घर चला जाता था। माँ के असरार के बावजूद बरिया उनको अपने साथ सुलाने पर राजी नहीं थी और अकेली ही सोती थी। एक रात माँ पानी पीने उठी तो बरिया के कमरे से उसके कराहने की आवाजें आईं। उन्होंने घबरा कर दरवाजा बजाया, मगर दरवाजा ना खुला तो उन्होंने चाबी से दरवाजा खोला। उनकी चीख निकलते निकलते रह गई। बरिया नींद में बरहना यानी बिना कपड़ों की हालत में बेसुध पड़ी हुई थी। उनकी चीख तो निकलते निकलते रह गई। उन्होंने पहले उसका लिबास दुरुस्त किया, उसे कपड़े पहनाए और फिर उसे घबरा घबरा कर आवाजें देने लगी। अब्बा भी शोर सुनकर कमरे में आ गए। बड़ी मुश्किलों से बरिया ने आंखें खोली और नकाहतज़दा आवाज में पूछने लगी, मुझे क्या हुआ है? आप दोनों मेरे कमरे में क्यों हैं? अम्मा ने अब्बा को कमरे में वापस भेजा और बरिया से बोली, तुम जिस हालत में मुझे मिली हो उसने मेरे होश उड़ा दिए हैं बेटा। सच बताओ, कौन आया था तुम्हारे कमरे में? कौन आया था यहाँ पर? मुझे साफ साफ बताओ बरिया, किसने तुम्हारी ये हालत की है? बरिया गुस्से से बोली, क्या हो गया है अम्मा? बंद कमरे में कौन आएगा? मेरी हालत तो आप देख रही हैं, मैं तो मुश्किल से उठ रही हूँ। पता नहीं अम्मा मुझे क्या होता जा रहा है। पूरे जिस्म में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे ट्रैक्टर मुझे रौंदते हुए गुजर गया हो। अम्मा ये बच्चा तो मेरी जान लेकर जाएगा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। वह रोने लगी और अम्मा के हाथ पांव फूल गए। अम्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बच्ची को हुआ क्या है और आखिर ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है, क्या चाहती है आखिर ये? दिल अनजानी सी सोचों में घूमने लगा।
चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ। शम्स को तुम कुछ भी मत बताना, हम कल अस्पताल चलेंगे। अम्मा मैं तो आपको बताना भूल गई, शम्स तो आज सुबह की फ्लाइट से फ्रांस जा रहे हैं, 3 हफ्ते के लिए वो जा रहे हैं। अम्मा ने डॉक्टर कायनात को फोन करके पहले ही टाइम ले लिया था। डॉक्टर कायनात बरिया को देखकर घबरा गई। ये इसको क्या हो गया है? इतना ज्यादा वजन कैसे बढ़ गया इसका? लगता है इंसान का नहीं हाथी का बच्चा पैदा कर रही है ये, ऐसा लग रहा है। वैसे आज मैं खुद बरिया का अल्ट्रासाउंड करूंगी। काफी देर बाद डॉक्टर कायनात रूम से बाहर आई तो उसके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। बेटा सब कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर कायनात ने बरिया को बाहर भेजा और उसके बाद अम्मा से मुखातिब हुई। आंटी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या समझाऊं? बरिया के पेट में अजीबोगरीब मखलूक परवरिश पा रही है जो इंसान की नहीं लगती। आप यकीन करें मेरा, और जिस तेजी से उसका हजमा बढ़ रहा है उसको पैदा करना कम से कम बरिया के लिए तो नामुमकिन है। इसका जिंदा बच जाना मुश्किल होगा। अम्मा ने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रख लिया। बेटी कायनात ये सब क्या है? आंटी आप परेशान ना हो, अगर इन दिनों में कोई खास बात हुई हो तो आप मुझे बता सकती हैं आंटी। फिर अम्मा ने उसे गुज़िश्ता रात का वाकया सुनाया कि उन्होंने बरिया को बरहना हालत में देखा था और कहा कि बेटी खुदा के लिए ये बात तुम किसी को मत बताना वरना मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी। आंटी क्या हो गया है? आपको ये बात किसी को बताने वाली है क्या? मैं खुद जानती हूँ ये बात ऐसी है कि हम किसी को नहीं बता सकते। मुझे ये कोई और चक्कर लग रहा है आंटी। आप किसी पहुंचे हुए बुजुर्ग को ढूंढे, वही इस सिलसिले में कुछ कर सकते हैं। बेटी आजकल तो जाली, लालची और दिखावे के बुजुर्ग बाबा लोग पाए जाते हैं जिन्होंने इस नेक काम को भी तिजारत बना लिया है। मैं कहाँ ढूंढूंगी? रोते रोते उसकी हिचकियां बनने लगी। उसकी ये परेशानी देखकर डॉक्टर कायनात परेशान हो गई और फिर डॉक्टर कायनात बोली, पहले तो आंटी आप एक बिल्कुल छोटे साइज का कुरान शरीफ बरिया के गले में पहना दे, चारों कुल और आयतल कुर्सी का हर वक्त हिसार करें, फिर देखें अल्लाह क्या करता है। बरिया की माँ ने सारी बात उसके अब्बा को बता दी तो वह भी सन्नाटे में आ गया। मैं क्या करूं बरिया के लिए? बरिया के अब्बा कोई जिन्नाती मखलूक मेरी बेटी को बर्बाद करती रही और मैं कुछ ना कर सकी, इसके शौहर को भी नहीं बता सकी। मेरी जिंदगी, मेरी बेटी मौत के दिहाने पर खड़ी है। अब मैं क्या करूं? आप ही बताइए, आप ही कोई रास्ता निकालिए। हिम्मत से काम लो तुम, मुझे कुछ सोचने का वक्त दो, संभालो अपने आप को, वरना बरिया को पता चल गया तो क्या होगा, सोचो जरा। अब्बा फौरन ही कहीं चले गए। अम्मा ने कमरे में झांका तो बरिया सो रही थी। उन्होंने हिसार किया और किचन में आ गई। भूख तो मर चुकी थी और फिर शौहर का इंतजार करने लगी। आप कहाँ चले गए थे? मैं तो बहुत परेशान हो रही थी, जरूरी काम से गया था। आंखों से बरिया की मौजूदगी की तरफ इशारा किया। फिर उससे मुखातिब होकर बोले, बेटा जी तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। मगर क्यों अब्बा, और कहाँ? भाई तुम्हारी बिगड़ती हालत के पेश नज़र एक बुजुर्ग के पास तुम्हें दम कराने ले जा रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिला वजह मेरे पीछे ना पड़े। दोनों हैरान होकर उसकी शक्ल देखने लगे। बेटा इतनी तल्ख तो तुम कभी ना थी, क्या बाप की इतनी सी बात भी नहीं मानोगी? बताओ जरा। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।